कल अपने कहाँ छोड़ा था, लास्ट पॉइंट अपना क्या था? एटमॉस्फेरिक के कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। किसकी तैयारी कर रहे हो? अच्छा, तो अगर फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह इक्वल नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता था। यूनिट क्या बताई थी? यूनिट क्या बताई? मिलीबार और पास्कल। एक स्टूडेंट है जो सबसे सीरियस होकर बैठता है लेकिन रिप्लाई भी वही करता है। आप लोग ऐसे ही बैठे रहते हो। टेस्ट में बताने से क्या होता है? वैसे भी पता होना चाहिए। रिप्लाई तो वैसे करोगे क्लास में, तभी तो इंटरेक्शन रहेगी, इंटरेक्टिव रहेगी क्लास। ऐसे नहीं होता ना। इंटरेक्टिव होनी चाहिए ना क्लास। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या था? इक्वेटोरियल लो प्रेशर क्या क्या बताया था? लोकेशन क्या है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अगर अपन ग्लोब में इसकी बात करें, ग्लोब में इसकी बात करें तो ये आपका किसका पार्ट है? 0 डिग्री इक्वेटर का। इधर ध्यान दे लो, बाद में बातें करना। ये क्या है भाई? इसको भी हटा ही देते हैं। मैप में अगर बात करें इसकी, मैप में ये आपका क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। लोकेशन क्या बताई थी इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट की? 02 क्या हो गया? प्लीज बी सीरियस, हर चीज में मजाक नहीं है। स्टार्ट करो। क्या थी लोकेशन, क्या थी? 5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, बहुत हेमिस्फीयर में इसकी रहती है। रीजन क्या था? ये लो प्रेशर का बेल्ट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ सन की रेज डायरेक्शन होती है। कल सिंपल सा इसके पीछे का फॉर्मूला बताया था कि जब सरफेस पे सबसे सरफेस, ये आपका क्या है? सरफेस है। सरफेस पे सबसे ज्यादा क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है। जैसे टेम्परेचर होगा, हवा हल्की होकर के क्या करेगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो उसकी, जब हवा हल्की होती है तो उसमें डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं? टेम्परेचर ज़्यादा होता है, डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, फैलती है। हल्की होगी तो फैलेगी, तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी अपने आप में? कम रहेगी। जैसे हवा हल्की होकर के ऊपर उठेगी, कौन से लैटिट्यूड पे जाकर के नीचे बैठेगी? 30 to 35 डिग्री। 30 to 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों लिख दिए, वो भी जो कि बिकॉज ऑफ बहुत हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं अपन। जो भी 7 बेल्ट की बात की थी, फर्स्ट अपना था लो हाई लो हाई, तीनों चारों की बात कर ली थी। 4 जैसे हो गए, 3 नीचे। अगेन बहुत हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो आपके 7 प्रेशर बेल्ट हो गए। जैसे हवा हल्की होकर के उठी, यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ का जो पार्ट था वो किसका हो गया? लो प्रेशर बेल्ट का पार्ट हो गया। हवा की खास बात होती है जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर कहते हैं, ये हल्की होकर के ऊपर उठी। अब यहाँ पे इसका क्या यहाँ पे क्या हुआ? हाई प्रेशर हुआ। हाई प्रेशर हुआ, जब हवा हाई प्रेशर थी तो ये दोनों तरफ डाइवर्जन हो जाएगा इसका। कहाँ पे होगा? एक तो इस साइड हो जाएगा और एक इस साइड हो जाएगा। इस साइड आएगी तो आपकी ये जो इक्वेटर वाला पार्ट है,
इससे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी, ट्रेड विंड की डायरेक्शन। ट्रेड विंड की डायरेक्शन बताई थी, आपने बनाया, कल मैंने मैप बनाया था कि नहीं, सॉरी, ग्लोब पे बनाया था। किसने बनाया था लास्ट में? किसी ने नहीं बनाया ना। मैंने बनाया था, डायरेक्शन बनाई थी, उसमें विंड्स की डायरेक्शन बनाई थी, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन बनाई थी, और मैं भी शायद मैंने लिखवाई भी होगी। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट किसकी डायरेक्शन होती है? ट्रेड विंड की डायरेक्शन होती है। ये इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? इस 0 से 35 टू 35 डिग्री के बीच में ये जो बेल्ट बनता है, इस बेल्ट में ये विंड्स क्या करती है? चलती है। ये हवाएं यहाँ से मूव करते रहते हैं। ये परमानेंट विंड्स है। ये बहुत ही रेयरली क्या होती हैं? ऊपर नीचे होती हैं, वो भी सन की रेज की वजह से या कोई क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। अदरवाइज ये मोस्ट ऑफ परमानेंट विंड्स के रूप में जानी जाती हैं। ये आपकी ट्रेड विंड हो गई। इस 30 टू 65, जब ये वाला जोन कौन सा होगा आपका? अब सिंपल ऐसा याद रखना, एक लो एक हाई, एक लो एक हाई, अपने आप में चारों बेल्ट कवर हो गए। ये वाला जब हाई प्रेशर का बेल्ट होता है, कौन से वाला? सब ट्रॉपिकल वाला। सब ट्रॉपिकल का जब हाई प्रेशर का बेल्ट होता है, तो ये सब पोलर एरिया वाला बेल्ट कौन सा होगा? वापस लो का होगा, क्योंकि यहाँ से जब हवा के क्या होगा? मोमेंट फिर से होगा, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की आएगी, इस साइड जाएगी। अब यहाँ पे वापस लो प्रेशर का बन रहा है। विंड की डायरेक्शन क्या होती है? वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। अब ये जैसे यहाँ पे मूव कर रही है, यहाँ पे जब इसका सब्सिडेंस होगा, जब हवा यहाँ पे बैठेगी, तब ये किसका प्रेशर हो जाएगा? ये लो का रहेगा, इधर से जाएगी, और फिर यहाँ पे जब वापस पोलर एरियाज में जाएगी, तो पोलर एरियाज में अपने आप में क्या रहता है? प्रेशर हाई रहता है, और टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। जब प्रेशर हाई रहेगा और टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो विंड की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा होती है जब भी क्या होता है? आपका वाटर हो चाहे बर्फ़ बन जाएगी, आपका जो भी आपकी हवा है उसकी, वो भी अपने आप में क्या हो जाएगी? कोल्ड के रूप में, कोल्ड विंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों क्यों होगी? क्योंकि ये रीजन कौन सा है? पोलर रीजन है। पोलर रीजन में सबसे पहली खास बात क्या होगी? टेम्परेचर क्या रहेगा? डाउन रहेगा। टेम्परेचर डाउन रहेगा तो चाहे आपकी विंड की हो चाहे आपके वाटर की हो, दोनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जनरल सोचो, अपन पानी का बाउल है अगर बाहर रखा है, उसी को अपन फ्रीज में रख देते हैं, टेम्परेचर डाउन रहता है, फ्रीजर में डीप फ्रीज में रखते हैं, डाउन रहता है, तो वो किसका रूप ले लेता है? बर्फ़ का रूप ले लेता है। बर्फ़ का रूप लिया तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? वाटर की ज़्यादा हो गई। आप भर के रखो, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और एक नॉर्मल पानी आप ग्लास रखोगे या कुछ भी आप अगर जमाते हो, तो उसकी थोड़ा सा उसका हल्का सा, चाहे आपका 1 इंच का ही फर्क आए, लेकिन नीचे आ जाता है। सेम इसी तरीके से होता है। चारों बेल्ट किस प्रकार से बनेंगे? लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, और फिर से आपका हाई प्रेशर बेल्ट। चारों को बता दिया। इन दोनों के बीच में, इस लो प्रेशर और इस हाई प्रेशर के बेल्ट बीच में जो बेल्ट रहेगा, वो आपका किसका रहेगा? ट्रेड विंड का रहेगा। इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में रहेगा, उसमें कौन सी विंड रहेंगी? आपकी वेस्टर्लीज रहेंगी, जिनकी डायरेक्शन क्या होगी? अब डायरेक्शन याद रख लेना। और डायरेक्शन कैसे याद रखोगे? मैप में याद रखोगे। मैप में आपको पता होना चाहिए, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। अब डायरेक्शन को एज इट इज माइंड में फिट कर लो इस चीज़ को, कि इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो इस तरीके से आएगी, इस साइड से। अदरवाइज तो जब आप याद करोगे, तो याद करने में ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट सारा क्या हो जाएगा? मैसअप हो जाएगा, जो याद नहीं रहेगा। लेकिन इसको एज इट इज आप इसमें माइंड फिक्स कर लोगे। मैप बनाया, सीधा आप 0 डिग्री इक्वेटर बनाया, 30 टू 35 बहुत हेमिस्फीयर में आएगी, 60 टू 65 दोनों हेमिस्फीयर में सेम होगा। और ये आपका क्या, कौन सा रीजन रह गया? पोलर रीजन रह गया। इसमें जो इस तरीके से बनानी है, अब इसकी डायरेक्शन आपको इजीली पता चल रहा है? कौन सी पता चल रहा है? कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है, ये आपकी नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, तो इस साइड से आ रही है। सेम इस साइड से चला दो, साउथ ईस्ट। ये आपकी कौन सी विंड हो गई? ट्रेड विंड हो गई। इसी तरीके से बनानी है। अगर ये घूम करके बन रही है, तो उसके पीछे का रीजन है कोरोलियस फोर्स। कोरोलियस फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो कोरोलियस फोर्स को, जिसका इफेक्ट कहाँ पे आता है? अर्थ के रोटेशन से आता है। वो अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। अब ध्यान दो, इसके आगे जो आपकी वेस्टर्लीज होगी, जिनको, ये कौन सी थी आपकी, कौन सी विंड थी?
ट्रेड विंड थी। अब उसके ऊपर कौन सी वाली विंड होंगी? वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज की डायरेक्शन क्या होगी? इसी के जस्ट ऊपर मोड़ दो इसको, बहुत इजी है, याद रखने में इजी हो जाएगा। कैसे होंगी? साउथ वेस्ट। अब इस साइड से जा रही है, इस हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएंगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। सेम अगर सदर्न में बात करें तो आपकी इस तरीके से मूव होंगी। ये आपकी कौन सी होगी डायरेक्शन? साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हो गई। क्लियर है? सेम पोलर रीजन में वापस डायरेक्शन ये होगी, ये आपकी पोलर विंड्स हो जाएंगी। अब आप जैसे जैसे देखोगे आपको ऐसे लगेगा एरो एरो बना दिए, लेकिन अगर इसको साथ साथ में आपने समझ लिया तो ये एरो आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन सी बन रही हैं। अब ये जो डायरेक्शन बनती है ये किसकी बनती है? आपकी पोलर विंड की बनती है। सबके पीछे का रीजन बता दिया कि कैसे कैसे जाती हैं। यहाँ पे क्यों बनता है लो प्रेशर? क्योंकि जब हवा हल्की होकर के ऊपर उठेगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। अब जहाँ पे मान लीजिए ये वाला एरिया है, यहाँ से हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई, यहाँ से निकल गई, तो ये तो एरिया क्या हो गया? खाली हो गया। अब यहाँ पे कहीं से भी आओ, चाहे दूसरी जगह से वायु क्या आएगी? यहाँ पे आकर के जमा हो जाएगी, उसका सब्सटेंस हो जाएगा विंड का। यहाँ से जा रही है, कहाँ जाएगी? जहाँ पे हाई प्रेशर था। क्या था? यहाँ पे हाई प्रेशर था। अब ये हाई प्रेशर की जो यहाँ पे विंड है ये क्या कर रही है? दोनों तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ ही कौन से? दोनों तरफ ही क्या है? लो है। दोनों तरफ होगी तो जहाँ पे जगह मिलेगी वहीं पे डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगी? मूव हो जाएगी। यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी। जैसे इसको ये मिला, अब यहाँ पे वापस जब ये हवा, यहाँ पे जो एरिया था पर्टिकुलर, ये वाला एरिया था, जब ये यहाँ पे खाली हो गया तो वापस ये जो लो प्रेशर वाला जोन था वापस यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन हो रहा है। ये इस साइड से अगर बैठेंगे, ये इस साइड से जाकर के बैठ जाएंगे। इस तरीके से सीधा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना, और बहुत सारे ग्रेविटी की वजह से रोटेशन ऑफ द अर्थ, डाइवर्जेंट है, बहुत सारी प्रोसेस इसके अंदर है। 3 प्रकार के ये जो अपन बनाते हैं, इसी के साथ में टाइप की आपकी क्या होती हैं? विंड्स होती हैं, जो परमानेंट विंड्स होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, सीजनल भी होती हैं, आपके मानसून विंड्स भी होते हैं, जिनका नाम अपन अलग अलग आगे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। लेकिन इनके बारे में बता दें मैंने, ट्रेड विंड है, ये वेस्टर्लीज है, ये आपकी पोलर विंड है। बोथ हेमिस्फीयर में इक्वल रहेंगे। अब आप ध्यान दो कि मैंने कल भी बताया था कि जो आपका स्ट्रक्चर है कॉन्टिनेंट का, कॉन्टिनेंट वाले पार्ट की बात करूँ, स्थल वाले भाग में हमेशा ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आते हैं बिल्डिंग की वजह से, किसी भी डेजर्ट की वजह से, पोलर जो भी रीजन रहेगा उस रीजन की वजह से ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसके सामने। लेकिन जब ओशन का पार्ट है, अब ओशन में ऐसा कोई होता है जहाँ से कोई बड़ा पहाड़ निकल करके बाहर निकल के आ रहा हो, देखा कभी? पूरे एक आइलैंड को छोड़ करके बीच में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पानी पानी दिखेगा। वहाँ पे ऑटोमेटिक ही ये जो विंड्स हैं, ये जो विंड्स हैं, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये जो ये लोकेशन कहाँ पे आती है? ये आपकी आती है वेस्टर्लीज में। और वेस्टर्लीज में भी कहाँ पे? आप मैप में देखोगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अपन बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोस्ट ऑफ आपने ध्यान दिया होगा ऊपर तक ग्रीनलैंड और रशिया का पार्ट है। पोलर रीजन के आसपास तक आपका 65 से अबोव तक आपका क्या है? पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट का पार्ट आता है। चाहे आपकी रशिया है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज आए, आती हैं जितने भी इंग्लैंड ग्रीनलैंड सब सारे। अगर इधर बात करूँ, नॉर्थन अमेरिका की बात करूँ, तो आपका कनाडा और अलास्का आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में सारे में क्या है? कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वहाँ पे वाटर का पार्ट कम मिलता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के बाद बहुत कम ऐसा पार्ट बचता है जो आपका लैंड सरफेस वाला, सारा का सारा किसका पार्ट रहेगा? ओशन का रहेगा, वाटर का रहेगा। अब ओशन का रहेगा तो वेस्टर्लीज तो यहाँ पे भी चल रही है, अब ये यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे इनकी स्पीड क्या रहेगी? बहुत हेमिस्फीयर में इक्वल है, यहाँ पे इनकी स्पीड क्या रहेगी? भयंकर रहेगी, क्योंकि इनके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा। अगर मैं बात करूँ हवा की, यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है आप देखोगे कि कभी तो आपको ज़्यादा लगेगी, कभी कम लगेगी, क्योंकि अलग अलग रूप से क्या बने हुए हैं? ऑब्स्टेकल के लिए स्ट्रक्चर बने हुए हैं, किसके? लैंड की सरफेस पे। ओशन पे ऐसा कहीं पे भी नहीं है, तो वहाँ आपको एकदम से सीधी हवा मिलेगी। सीधी जो भी चीज़ होगी तो उसको अगर ब्रेकर नहीं हो तो गाड़ी क्या होगी? स्पीड से जाएगी। लेकिन हाईवे पर इसीलिए स्पीड से जाए, और बाकी आप गली गलूचों में निकाला होगे, सब जगह आपको क्या मिलेगा? ब्रेकर मिलेंगे, तो वो उसके सामने क्या बन रहे हैं? ऑब्स्टेकल बन रहे हैं। सेम इसमें भी क्या आता है? सदर्न हेमिस्फीयर में आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं होते, तो इसमें जो होती हैं वो टी टाइप्स के नाम होते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगा जब क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।
अलग अलग रूप से, भयंकर 50 चीखती साठा, इस तरीके से क्राइंग, इस तरीके से उसके नाम है, जो बहुत ही मतलब हायर लेवल पूछे जाते हैं, लेकिन 12th बेस पे आपके दे नहीं रखा अभी तक। जो 11th की एनसीईआरटी उसमें इतना नहीं दे रखा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके दे रखा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो कल आपने लिख लिया था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का, लिख लिया था, लास्ट लाइन मेंशन करो उसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट लिखा था लोकेटेड है आपकी बिटवीन नॉर्थ 50 डिग्री नॉर्थ टू सदर्न हेमिस्फीयर, यस। रिप्रेजेंट करता है कौन से जोन को, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। आपका ट्रेड विंड को कन्वर्जन जोन है, कन्वर्जन जोन मैंने बताया था क्यों है कन्वर्जन जोन, कल ही बता दिया था कन्वर्जन जोन क्यों होता है। नेक्स्ट देखो दिस बेल्ट ऑल्सो कॉल्ड, दिस बेल्ट, दिस बेल्ट, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना आप न्यू स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट से लिख लेना, आपकी लास्ट पॉइंट है फर्स्ट वाले पॉइंट का। दिस बेल्ट ऑल्सो कॉल्ड ए बेल्ट ऑफ काम, ए बेल्ट ऑफ काम। इसी का एक अनदर नाम आता है जो बहुत फेमस है, डोल्ड्रम बेल्ट। इसी का एक अनदर नेम आता है जिसका नाम आता है डोल्ड्रम बेल्ट, शांत क्षेत्र जिसको बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डोल्ड्रम बेल्ट आपका कहाँ पे है, ये पहले बता रही हूँ, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, कभी भी क्वेश्चन आपके इस तरीके से नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन कैसे थे, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। ये जो डोल्ड्रम बेल्ट है, ये डोल्ड्रम बेल्ट कौन सा होगा आपका, 0 डिग्री इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ हेमिस्फीयर में रहेगा। बेल्ट ऑफ काम, नेक्स्ट आपका रहेगा डोल्ड्रम बेल्ट, क्लियर है। सेकंड पॉइंट लिखो सब ट्रॉपिकल, सेकंड पॉइंट लिखो। अब ये पता चल रहा है ना कि ट्रॉपिकल और ये नाम अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब अपनी क्लास हुई थी, कौन से, कोई एक टॉपिक जिस पे अपन ने शायद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करे तब बताया था मैंने कौन कौन से ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है आपका, फ्रीज जोन कौन सा होता है, बात की थी ना, की थी ना। ये दोनों आप आपकी तो ठीक है, आप कहाँ खोए हो, हाँ रोज ही रहता है, ये वाला एक्सक्यूज नहीं चलेगा अब क्लास में। आप सामने जब कोई है तो उसी को ही ध्यान दो ना। अच्छा मेरे को बताओ, जब आपने, आपको याद है, आप रिवाइज करते हो ना, बताओ मेरे, ये क्या है, ये तो मैंने लिख दिया, बताओ ये क्या है। यस आपको बोलना है वीरेंद्र, नहीं अंकुर, अब याद हो गई मेरे को आपके नाम, अंकुर, यस। नहीं नहीं यार बोलो ना अभी, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ, ये वाला, इस एरिया को क्या बोला गया था, ये वाला तो आपका इक्वेटर का था, ये आपका ट्रॉपिकल भी बोल सकते हैं, और इसी के इसका साथ में नाम क्या दे रखा था, भूल गए, टेम्परेट जोन, यस और नो, ये वाला, आप बताओ। हम्म, हंसने की क्या बात है, पहले मुझे ये बताओ, ये आप क्लास में ना, यस बेटा, आर्कटिक सर्किल, और ये वाला, ऐसे पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है फिर, आप अगर पीछे का कुछ भी याद नहीं रखते तो। ये कौन सा सर्किल है, आर्कटिक सर्किल, ये आपका, और पोलर रीजन, ये टेम्परेट जोन है, ये कौन सा जोन है, कैसे नहीं बताया मैंने, तीनों जोन लिखवाए मैंने, आपने बाकायदा डायग्राम बनाया होगा, आपने डायग्राम ही नहीं बनाते, यही तो तो आप है ना साथ में उतारा करो उसको आफ्टर क्लास, अगर क्लास के दौरान ये चीजें हो जाती हैं तो ये डायग्राम रहता है,
ये स्लाइड रहती है इस साइड, देखो आप इस स्लाइड को बैक करके इसको उतारा करो, नहीं रखोगे तो ये याद नहीं रहेगा। कल एज इट इज बना के लेके आओगे, कौन कौन से में कौन कौन से जेनेट फ्रीज जोन है, टेम्परेट जोन है, सब ट्रॉपिकल जोन है, इक्वेटर वाला। क्लियर है? लिखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल लोकेशन क्या है, अभी अभी समझाया, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर। लिखो इट्स लोकेटेड या इट्स एक्सटेंड बिटवीन 30 to 35 डिग्री, 30 to 35 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ। किस चीज के? मैंने बोला ना, हाँ कितने, आपके पास 5? काउंट करो। अपन बार बार एक चीज लिख रहे हैं, बहुत हेमिस्फीयर, बहुत हेमिस्फीयर लिख रहे हैं, लिख रहे हैं नहीं लिख रहे? काउंट करना, मैं नहीं कह रही। लो प्रेशर बेल्ट 1, हाई प्रेशर बेल्ट ये यहाँ पे भी 30 to 35 है। काउंट करना, 1 2 3। मेरे वाले में तो 7 हो गए, आपके में नहीं हो ना, तो कर लेना इसको। लिखे थे ना अपन ने, लिख रखा है ना, मैंने शायद फर्स्ट लाइन मेंशन करवाई होगी कि कितने 7 प्रेशर एटमॉस्फेरिक 7 प्रेशर बेल्ट है, लिखवाए थे ना। एनसीईआरटी फॉलो कर लो, अभी बता रही हूँ। अब कहीं पे भी देख लो, आप 7 ही मिलेंगे। अब आपने उस लाइन को ढंग से नहीं पढ़ा कि वो 4 को लिखा ना, उसको आपने ढंग से नहीं लिखा, ध्यान नहीं दिया, उसमें लिखा बहुत हेमिस्फीयर, तो काउंट करोगे टोटल तो 7 ही होंगे आपके। आगे लिखो द कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ winds at higher latitude, at higher altitude higher altitude to above this zone, to above this zone result in the subsidence, result in the subsidence of air from higher altitudes, from higher altitudes। ये जो कन्वर्जन का जोन बनता है, ये कैसे बनता है, किसका रिजल्ट है? पढ़ो इस लाइन को दोबारा। एयर का सब्सिडेंस होने की वजह से, हवा का नीचे बैठने की वजह से, अधिक ऊंचाई में जब हवा जा करके आती है तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, हल्की हो जाएगी। डिसेंट ऑफ विंड, डिसेंट ऑफ विंड्स, DECENT, डिसेंट ऑफ विंड्स रिजल्ट इन concentration of their volume and of their volume and ultimately cause high pressure, ultimately cause क्या, कारण क्या है, हाई प्रेशर, क्योंकि ये बेल्ट कैसा है आपका, हाई प्रेशर का बेल्ट है, हाई प्रेशर का बेल्ट है। दिस जोन, नेक्स्ट पॉइंट, दिस जोन ऑफ हाई प्रेशर इज
हाई प्रेशर इज also called as horse latitude. अब क्यों बताया था हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला जाता है इसको, ये आपको कल बताया था मैंने। पहले यूरोप में स्पेन में क्या होता था, घोड़ों का व्यापार होता था बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो जब हाई प्रेशर हो जाता था, अगर जहाज में हाई प्रेशर, ये जो बेल्ट था अभी हाई प्रेशर का बेल्ट था, अब इस कंडीशन में रख दो उसको, इस कंडीशन में क्या होगा, जब हाई प्रेशर का बेल्ट रहेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, जहाज है वो मूव नहीं कर पाएगा, जोर आएगा उसको चलाने में। अब उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वजन की चीज़ थी उसको डाल देते थे पानी में, इस वजह से इसका नाम आता है हॉर्स लैटिट्यूड। इससे पहले अपन ने बात की थी 0 डिग्री टू 5 डिग्री वाले में, क्या बात की थी, डोल्ड्रम। ध्यान रखना दोनों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, डोल्ड्रम को भी, कि डोल्ड्रम बेल्ट कौन सा है। लैटिट्यूड आपको मिल जाएंगे, लैटिट्यूड मिल जाएंगे 0 to 5, 30 to 35, इस तरीके से आपको लैटिट्यूड मिलेंगे। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि डोल्ड्रम कौन सा वाला है और हॉर्स लैटिट्यूड कौन सा है। अब अगर इसको, ये ज़्यादा कोई वैसे लॉजिक वाली चीज़ नहीं है कि भाई आपको कोई इसके पीछे लॉजिक ढूंढो कि हाँ हम देखने गए थे या कोई कहीं पे लिखा है, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है हॉर्स लैटिट्यूड का, तब ध्यान में रखना होता है इसको। डन, थर्ड पॉइंट लिखो। अब कौन सा जोन का आएगा, कौन सा जोन आएगा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। डन, लिखो इट्स एक्सटेंड बिटवीन 60 to 65 डिग्री both hemisphere, 60 to 65 degree in the both hemisphere. It is more developed, it is more developed and regular in southern hemisphere. It is more developed and regular, more developed और regular किसमें है, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों है, ओशन की वजह से। बस इतने छोटे छोटे रीजन भी आपने अगर आपके ध्यान में रह गए ना, तो जब ये नोट्स आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अदरवाइज तो, और ये 1 to टाइम पढ़ने से नहीं होगा, अदरवाइज क्या रहेगा पता नहीं, यहाँ पे हाई आ गया, यहाँ पे लो आ गया, ये बेल्ट इधर से उधर जा रहा है, इसका क्या हो गया, मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए इनको साथ साथ में, अब ये जो नोट्स बना रहे हैं ना, अब मैं इसमें बार बार एड ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस टाइम आपने ध्यान दे लिया। अब ये लिख लिया अपनी लाइन, इसी में आप अपने कोड वर्ड लिख सकते हो कि किसकी वजह से हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों ज़्यादा हो रहा है, छोटा सा लिख लो, ओशियन की वजह से। कहीं पे कोई चीज़ क्यों हो रही है चेंज, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर लिख लो। हवा क्यों जा रही है, क्योंकि हवा हल्की होकर के ऊपर उठ रही है, तो जो पार्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका सबसे डेंस वाला पार्ट हो जाएगा, तो वो आपका किस में आ जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आपके कोड वर्ड होने चाहिए खुद के अच्छे नोट्स बनाने के लिए। इस तरीके से, ऐसे नहीं कि पूरा डिपेंड मेरे ऊपर ही रहो, लेकिन मेरे ऊपर डिपेंड रह रहे हो तो आपको रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप रिवाइज कुछ भी नहीं करके आ रहे हो। मेनली प्रॉब्लम ये आ रही है आपके साथ। डन, आगे लिखो, इट इज मोर डेवलप्ड एंड रेगुलर इन सदर्न हेमिस्फीयर देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लिख लो इसी में, बिकॉज ऑफ द, रीजन दे रखा है, बिकॉज ऑफ द ओवर डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस ऑफ वाटर, ओवर डोमिनेंस ऑफ वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओशियन की वजह से क्या है, ये आपका ज़्यादा मोर रेगुलर है। लास्ट पॉइंट आपका, फोर्थ पॉइंट। अब ये जो अपन जितनी बातें की हैं आप बहुत हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग कर लेना, बेल्ट सेम बातें चलेंगी दोनों तरफ। अब इस वाले बेल्ट में, सब पोलर लो प्रेशर वाले बेल्ट में, एक जो स्पेसिफिक बात थी वो क्या थी, कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा रेगुलर रहता है और डेवलप रहता है। उसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया। अदरवाइज तो नॉर्थन में सेम वही किसकी तरह काम करता है, इस हाई प्रेशर बेल्ट की तरह काम करता है, जिसमें सेम स्ट्रक्चर रहती है। लास्ट लिखो आपका, पोलर क्या रहेगा, हाई रहेगा या लो रहेगा,
polar high pressure belt, polar high pressure belt. High pressure persist, high pressure persist high pressure persist at the poles, at the poles throughout the year, throughout the year, because of the, because of the prevalence, prevalence, prevalence of very low temperature, of very low temperature all the year round, all the year round. इसमें क्या रहता है, ऑल टाइम क्या रहता है, इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, डाउन रहता है, प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है. इसकी वजह से यह पोलर रीजन भी है, इसी की वजह से पूरा का पूरा हाई डेंसिटी वाला एरिया है. अब हाई डेंसिटी होगी वहाँ पे हवा का बिल्कुल भी, अब यहाँ पे हाई डेंसिटी है, इस वजह से यहाँ पे कहीं पे भी जो सबसे डेंस वाला एरिया बन ही नहीं रहा. क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हाई डेंसिटी रहेगी तो हवा का मूवमेंट क्या होगा, अपने आप में कम हो जाएगा. सिंपल से फंडा है. ठंडी हवा बहुत कम चलती है ना, गर्म हवाएं ज़्यादा लगती है, ठंडी हवा कम चलती है ना, वो तो कंडीशन देखी जाती है. इस तरीके से आपका ये वाला रीजन हो गया. नेक्स्ट, अब ये क्लियर है, किसी को डाउट है क्या इसमें? ये बना लिया तो इसका समझ में आ जाएगा या अलग से बनाओ? माइंड में तो कुछ नहीं रहेगा, माइंड में तो मैं बता रही हूँ कुछ नहीं रहना जाना, कुछ आना जानी नहीं है माइंड में, तो आपको बता रही हूँ मैं अभी. अगर इसको और थोड़ा क्लियर बनाना है, समझ में आए तब तो बना लो, अदरवाइज मैं दोबारा से बना दूँ, क्लियर बना दूँ? नहीं, आप यूट्यूब पे से पढ़ सकते हो, ऐसे तो आपके पास हजारों ऑप्शन है. नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा विंड सर्कुलेशन. हाँ बना रही हूँ, विंड सर्कुलेशन का रहेगा. ये टॉपिक भी क्या है आपका, इसी से रिलेटेड है सेम. क्या हो गया, और कुछ? साथ साथ में बना लो इसको. 60 to 60 डिग्री, एक बार मैं आपका जो हाई प्रेशर प्रेशर बेल्ट है वो पूरा नाम नहीं लिखूँ, एक बार लिख देती हूँ, उसके बाद आप अपने आप अंडरस्टूड कर लेना इस चीज़ को. इससे समझ सकते हो, पीबी से प्रेशर बेल्ट, सबको क्लियर हो जाएगा. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया. सेकंड क्या था, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट.
थर्ड 60 to 65 पे, लो प्रेशर बेल्ट, और ये आपका लास्ट आपका क्या है, कॉलर। क्लियर है? सेम आपका ये नीचे आ जाएगा, दोनों हम इसमें आप लिख सकते हो, इसमें मेरे को अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसी में विंड की डायरेक्शन बना लीजिए। अब इसको ध्यान में रखते हुए बनाना साथ साथ में। ये बना लोगे ना साथ में, तो इससे पता चल जाएगा कि दोनों तरफ से हवा जब मिल रही है कि 0 डी इक्वेटर वाले पे, तो लो प्रेशर का जोन बन रहा है। ये आपकी क्या है, ट्रेड विंड, ये आपकी वेस्टर्लीज, और ये आपकी कई जगह 0 to 5 डिग्री भी आ जाता है, कई बार 0 to 10 डिग्री का भी आ जाता है। ठीक है, कौन सा वाला एरिया, डोल्ड्रम बेल्ट वाला, जो काम बेल्ट वाला एरिया, शांत क्षेत्र जिसको बोलते हैं। अब क्लियर है ये वाला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, कितना तो आपका सेम इस तरीके से क्लियर हो गया। अब इसी में अगर समझना चाहो तो मैं साथ में बता दूं आपको, पैरेलल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल, वो भी इसी का ही पार्ट है। जिन पार्ट में आपकी ये जो विंड को डाइवर्ट किया गया है, इसी में ये जो जोन बनता है, इसी में इनको ही क्या बोलेंगे आपको, कि किस इसी के साथ साथ में ऐड करते जाओ। कौन सा वाला रीजन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला बेल्ट है, ये जो पूरा रीजन है। अब ये देख सकते हो आप, ये, और सेम इसमें ये वाला रीजन, ये वाला रीजन आपको किसका रहेगा, किसका रहेगा, पढ़ो इसको, हेडली सेल का, पढ़ रखा है? अच्छा यही बोल रहे हो। आके नेक्स्ट आपका रहेगा ये वाला जो रीजन है, कौन सा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में और इस ट्रॉपिकल बेल्ट के बीच में।
ये आपका किसका रीजन रहेगा? पैरेलल सेल का। ये आपका कौन सा रीजन रहेगा? पैरेलल सेल का। और लास्ट ये जो पोलर वाला दे रखा है ये आपका पोलर सेल का हो जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के नेक्स्ट टॉपिक ही कर दो। सबका बन गया? बना लो। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा विंड सर्कुलेशन। ध्यान तो डाइवर्ट होता है ना। इंपॉर्टेंट मेल करना है। हो गया सबका डन? नेक्स्ट विंड सर्कुलेशन। जो डायग्राम बना है उसी से ही कनेक्ट करते हुए अपन पॉइंट करेंगे इससे। कौन कौन से जिन विंड्स की अपन बात कर रहे थे, कुछ फैक्ट्स लिख लो इससे पहले। कुछ जो अपन ने मिली बार कहाँ पे कितना कम होता ज़्यादा होता ये नहीं लिखा ना, जो पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है इसको मेजर करने का, ये लिखा नहीं था ना, रिटर्न में नहीं किया था ना। वो वाली बात हो जाएगी कि रिटर्न में नहीं किया था, बस समझा ही था। लिखो इसको कुछ लाइट साइड में, डायग्राम, इन डायग्राम से आगे जब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो इसी के साइड में करके लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में लिख दो। आप लिखो, स्टार्ट करो। द यूनिट ऑफ मेजर, द यूनिट ऑफ मेजर एयर प्रेशर, इट्स कॉल्ड, क्या इज, क्या होगा, मिलीबार पास्कल। द यूनिट ऑफ मेजर एयर प्रेशर, एयर प्रेशर की तो बात कर रहे हैं अभी, पहले वाले पॉइंट के हैं, टॉपिक के हैं। एयर प्रेशर इज मिलीबार, मिलीबार पास्कल, ब्रैकेट में पास्कल भी लो, कई बार पास्कल नाम आ जाता है। द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, एट द सी लेवल कितना होता है? सी लेवल पे कितना होता है? कितना होता है, किसी ने पढ़ा है? वन थाउजेंड 13.25, वेट, 1013.25 मिलीबार एमबी। अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है बेटा? लास्ट स्टूडेंट, कल ही बताया था मैंने, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या हवा सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है? यहाँ तो सिर्फ फैन के अलावा मेरे को कहीं से हवा नजर नहीं आ रही। वो गांव में आई थी, जयपुर में आई थी लेकिन कम आई थी। वो हवा नहीं तूफान था। क्या हुआ? वो तो शुक्र है कि क्लीनिंग खुद को नहीं करनी पड़ती, नहीं तो पता चल जाता कि हवा आई थी या तूफान आया था। खुद को क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती ना। नहीं, उठा के लेके आए थे कि चौंक से? हाँ, चौंक उठा के
आगे लिखो। हाँ, ग्रेविटी की वजह से सरफेस के नियर बाई क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से, समझने के लिए, ग्रेविटी की वजह से सरफेस के नियर बाई क्या होता है, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। डन। अब अगर मैं बात करूं तो ये आपका कहां से मेजर किया गया है, मीन सी लेवल से किया गया है। पर 10 मीटर की हाइट पर 10 मीटर की हाइट पर आपका, पर 10 मीटर की हाइट पर 1 मिली बार आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे अपन टेम्परेचर की बात की थी, कितने भी बात की थी, 165 पर और 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वैसे ही आपका 10 मीटर की हाइट पर आपका क्या हो जाता है, 1 मिली बार आपका कम हो जाता है। मीन सी लेवल पर कितना होता है, सीधा ध्यान रखना, 1013.25 मिली बार। हाई प्रेशर बेल्ट लिखा ना अपन, कम रहेगा, लो प्रेशर बेल्ट बनता ना, मतलब हाँ, तो बढ़ते तभी तो वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा और इक्वेटर पर हमेशा लो प्रेशर बेल्ट रहता है। 5 किलोमीटर पर जाते जाते, 5 किलोमीटर पे जाते जाते, बाद में बताना। ये जो आपका मेन सी लेवल पर कितना होता है, 1013 होता है, मिली बार होता है। 5 किलोमीटर हाइट पर अब हो जाते हुए ये कितना आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आधा हो जाता है एक प्रकार से। 1014 का कितना, 13 का क्या हो जाएगा, 540 मिली बार हो जाएगा ये। क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों डेटा याद रखने वाले हैं। मीन सी लेवल पे कितना होता है, मीन सी लेवल को आप समझ सकते हो, मीन सी लेवल का मैंने बताया था, सरफेस और वाटर को ध्यान में रखते हुए जो इक्वल बैलेंस जहाँ पे बनता है वो आपका क्या होता है, मीन सी लेवल होता है। तो सी लेवल पे कितना रहेगा, मीन सी लेवल पे 1013.25। और लेकिन ये इतना स्पीड से डिक्रीज होता है अलग अलग कंडीशन में, 5 किलोमीटर पर जाते जाते कितना हो जाता है, आधा रह जाता है। तो कहने का मतलब है जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो आपका मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक ही इसकी ज़्यादा डेंसिटी मिलती है। आफ्टर 5 किलोमीटर आपकी एटमोस्फेरिक प्रेशर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसी प्रकार से अपन ने बात की थी, ध्यान दिया हो, अगर एटमोस्फेरिक लेयर की बात कर रहे थे, लेयर्स की बात कर रहे थे, कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर की, याद तो है ना, कल ही टॉपिक क्लियर हुआ है। मेसोस्फेयर की बात की थी, तो आपने देखा वो आयनोस्फेयर में और उनमें जाने के बाद जो आपका आपने ध्यान दिया हुआ 25 किलोमीटर था या 29 किलोमीटर था। आफ्टर 29 किलोमीटर आपका जो एटमॉस्फेयर का जो प्रोडक्टिव पार्ट था या एटमॉस्फेयर का जो पार्ट था वो 97% कहाँ पे कवर हो रहा था, इस 29 किलोमीटर पे हो रहा था। वैसे आपका जो प्रेशर वाला पोर्शन है वो आपका 5 किलोमीटर पे हाफ हो चुका होता है। क्लियर है, इसको लिख लिया, पर 10 मीटर की हाइट पर 1 मिली बार कम हो जाता है और सेम 5 किलोमीटर पर 540 मिली बार आपका रहता है। मतलब कहने का मतलब ब्रैकेट में आप कर सकते हो हाफ हो जाता है। लिख लिया, ऐसे गर्दन हिला रहे हो या समझ में भी आ रहा है कुछ, कितना समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ 50 60 70 80 90 100 तो मैं बोलूँगी नहीं, 90 भी तो मैक टू मैक बोला आपका, 50 आ रहा है, 50 क्यों आ रहा है भाई, जब खुद से पढ़ोगे तो आ जाएगा 50 आपको। अब जिन विंड्स की अपन बात कर रहे थे, कौन सी, किनकी बात कर रहे थे, ट्रेड विंड की, इनकी परमानेंट विंड कौन कौन से थे उनकी बात कर रहे थे, उनके बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो विंड सिस्टम में, फर्स्ट पॉइंट लिखो, द एयर मूव फ्रॉम, द एयर मूव
फ्रॉम कहाँ से कहाँ करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, द एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, द स्लोप ऑफ pressure from high to low, it's called pressure gradient, it's called pressure gradient. The imaginary line, next point, the imaginary line, अपन ने बात की थी जितनी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ये सारी बातें की थी ना, ये सारी क्या है, इमेजिनरी लाइन है। आप कहीं पे जाकर के अगर ढूंढने लग जाओगे, अमेजोन फॉरेस्ट में चले जाना, अमेजोन के घने जंगलों में चले जाना और ढूंढना, बोलना कि हमें तो इक्वेटर देखनी है, देख कैसे दिखती है, तो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, किसको समझने के हिसाब से। द इमेजिनरी लाइन joining the points having some pressure, it's called isobar lines। बड़ा isobar lines के बारे में, जो ज्वाइन करती हैं सेम प्रेशर, जो प्रेशर सेम प्रेशर रखते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं, आइसोबार लाइंस। सीधा सिंपल याद रखना, ये मंथ के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं लाइंस। लेकिन अगर सेम इस तरीके से आपकी सेम प्रेशर बना हुआ है एक बेल्ट में, इनको जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको बोलेंगे आइसोबार लाइन। अब इसी को ध्यान में कैसे रखोगे, ऐसे ही टेम्परेचर को करने वाली उनको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल लाइन, आइसोक्लाइन, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप ध्यान में क्या रखोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको मेजर करने की यूनिट क्या है, मिली बार है, बार है, सेम आपकी क्या लगती है, आइसो बार। आइसो क्या होता है, समान, वो जो चीज़ें आइसो इक्वल होती हैं, बार मिली बार से याद रखोगे, थर्मल टेम्परेचर से याद रखोगे, थर्मल अपने आप कन्वर्ट किस में कर लोगे, टेम्परेचर में कर लोगे। इस तरीके से ये आपकी क्या हो जाएंगी, आइसो बार लाइंस हो जाएंगी। डन, बाकी कल करें, ठीक है। नेक्स्ट लिख के, पॉइंट लिख के छोड़ो। विंड डायरेक्शन एंड रिलेटेड लॉज। ये अपना कल का पॉइंट रहेगा, कल अपन इस पर डिस्कस करेंगे। जो विंड की डायरेक्शन होती है वो किस हेमिस्फीयर में किस तरीके से होती है और किसकी वजह से होती है, उसके पीछे का भी रीजन है। कोई ऐसा सबसे ज्यादा कौन सा लोग काम करता है यहाँ पे, कोरिलियस फोर्स। कोरिलियस फोर्स क्या करता है यहाँ पे, इस ये जो डायरेक्शन है विंड की, इधर से इधर जाने का, इधर से इधर से मूव कराने का, इसके पीछे रीजन क्या है, स्पेशली कोरिलियस फोर्स है, जो विंड की डायरेक्शन को अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग तरीके से करता है। क्लियर है। ऑपरेटर को समझ में नहीं आ रही, सुन नहीं रहा, कर दीजिए क्लास और।